दोस्तों, सतप्रकाश जी की गाड़ी एक बुक स्टोर के सामने आकर के रुकती है। बड़ा सा बुक स्टोर था। वो एक बैंक में क्लर्क थे। उन्हें कुछ चीज़ें, आवश्यक चीज़ें खरीदनी थी उस दुकान से। और जैसे ही गाड़ी से उतर करके सतप्रकाश जी आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक 14-15 साल का लड़का हाथ में कुछ आवश्यक किताबें लिए हुए और हर आने जाने वाले को टोक रहा है और बड़े मायूसी भरे चेहरे से कहता है, बाबूजी मेरी किताबें ले लीजिए, शायद आपको ये किसी काम में आ सकें। और कोई लड़का की तरफ घूरता है, कोई घूरता भी नहीं है और सीधे निकले चले जाते हैं। जैसे ही सतप्रकाश जी उसकी तरफ से गुजर रहे थे तो उसने हाथ जोड़ करके एकदम से उनको रोका। उसके निवेदन में एक अजीब सी कशिश थी। न चाहते हुए भी सतप्रकाश जी ने रुक करके उस लड़के से उसकी किताबों की कीमत पूछी। उसकी किताबें नई किताबें नहीं थीं, पढ़ा हुआ कोर्स मालूम पड़ रहा था। लेकिन उस लड़के की आंखों में अजीब से भाव थे, चेहरे पर मायूसी थी। साधारण से कपड़े पहने हुए था वो लड़का। सतप्रकाश जी बोले, लड़के तेरी ये किताबें कितने पैसे की हैं और तू इन्हें क्यों बेच रहा है? तो उस लड़के ने कहा, बाबूजी बहुत जल्दी मेरी एक परीक्षा है और मुझे 5,000 रुपये की सख्त आवश्यकता थी। इन किताबों का मैं पूरा अध्ययन कर चुका हूँ, ये मेरे किसी काम की नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी उस परीक्षा को भली भांति दे सकूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन किताबों को ख़रीद लीजिए, क्योंकि मुझे पिछले आज 5 दिन से यहाँ पर खड़े हो गए मगर किसी का मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। सतप्रकाश जी ने पुनः उस लड़के से पूछा कि लड़के ये बताओ तुम्हारी किताबों की कीमत कितनी है? तो उसने कहा 5,000 रुपया। और 5,000 रुपये मेरी किताबों की कीमत नहीं है, मेरी आवश्यकता है 5,000 रुपया। तो सतप्रकाश जी थोड़ा भावुक हृदय के थे। न चाहते हुए भी उस लड़के से वो बात करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूं तो क्यों करूं। और चूंकि आज आप देख ही रहे हैं, हर गली, हर मोहल्ले में, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर भीख मांगने वालों के कुछ अलग ही तरह के ढंग दिखते हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करना, अलग अलग बातों के प्रलोभन दे करके या अलग अलग तरीके के दिखा करके लोगों की जेबों को काटना, जेबों को ढीला करना, ये आज के लोगों की फितरत बन गई है। जब उस लड़के से मुखातिब होने के बाद में सतप्रकाश जी ने एक अजीब सा अट्रैक्शन अपने अंदर महसूस किया और उस लड़के ने विस्तार से बताना शुरू किया कि बाबूजी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ आश्रम से था, मैं पढ़ना चाहता था, भाग करके अपनी मेहनत मजदूरी करके किसी होटल वगैरह पर छोटा मोटा काम करके मैंने पढ़ा। आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर करा सकूं और मुझे 5,000 रुपये की बहुत सख्त आवश्यकता थी। सतप्रकाश जी की जेब में 5,000 रुपये तो रखे थे मगर वो किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी जमा करने के लिए रखे हुए थे। और दोस्तों, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक भावुक हृदय के व्यक्ति थे। हर किसी के साथ खड़े हो जाना उनकी आदत थी और पता नहीं उनके दिल में एक अजीब सा लगाव उस बच्चे के लिए हुआ और सोचने लगे कि लाओ इस बच्चे की मदद किए देता हूँ। और ऐसा कह करके उन्होंने वो 5,000 रुपया दिए उस बच्चे को और कहा कि मैं ये पैसे तुझे बतौर कर्ज दे रहा हूँ और साथ ही अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और कार्ड दे करके कहते हैं ये मेरा एड्रेस है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर और जब तेरे पास पैसे हो जाएं तो मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। लड़का 5,000 रुपये गिन करके अपने हाथ में जैसे लेता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है दोस्तों, और वो झपट करके उनके पैरों में अपना सिर रख देता है। आंखों में आंसू छलक रहे थे उसके।
सत्यप्रकाश जी उस बच्चे को उठाते हैं, उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, जाओ बेटे, ज़िंदगी में अच्छा काम करना, और अगर तुम्हें मेरी दोबारा मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना ना भूलना। बच्चा उन किताबों को लेकर के उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और वो उन किताबों को गाड़ी में रखने के लिए मना कर देते हैं, और वहाँ से सत्यप्रकाश जी जो आवश्यक चीज़ें खरीद रहे थे उनको लेकर के पुनः जो है अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते भर सत्यप्रकाश जी सोचते रहे कि मैं जो दाव लगा करके आया हूँ, शायद हो सकता है उस लड़के की ये आवश्यकता आज जो पूरी हुई है, ईश्वर उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाए। एक बार उनके मन में ये आ रहा था कि मैं कोई बेवकूफ़ी कराया, और लड़के के बारे में सिर्फ उनको इतना पता चला था कि उसका नाम आकाश था। बंधु दोस्तों, अपने घर पर आ जाते हैं, समय यूं ही पंख लगा करके उड़ता रहा। धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कुछ समय बाद उनके मोबाइल पर उस लड़के की कॉल आती है और कहता है, बाबूजी मैंने अपनी परीक्षा पास कर ली है और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ और बहुत जल्द ही विदेश में मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और इतना कह करके वो कॉल कट जाती है। दोस्तों, बात आई गई होती रही। सत्यप्रकाश जी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम तान्या था, और धीरे धीरे समय इतना गुजर गया कि सत्यप्रकाश जी पर अब बुढ़ापा साफ झलक रहा था, और इधर तान्या की उम्र 22 वर्ष की हो गई और तान्या की शादी की तैयारियां चल रही हैं। उन पर एक ही बेटी थी, बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बेटी को पाला था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, और शादी वाले घर में आप जानते हैं हर घर में पैसों की तो तंगी बनी रहती ही है। कुछ समय पहले ही सत्यप्रकाश जी के दिमाग में एक बात याद आई कि क्यों ना आकाश को कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। तो बीच बीच में वो तान्या के बारे में, अपनी अनदेखी बहन के बारे में उनसे जानकारी लेता रहता था और कहता था, बाबूजी जब मेरी बहन तान्या की शादी होगी तो आप मुझे एक बार ज़रूर याद कीजिएगा। तो उन्होंने कहा, आकाश के लिए शादी का निमंत्रण भी भेजना है, और आकाश को वो तान्या की शादी की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इधर घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। एक अच्छे घर से रिश्ता तय हुआ था दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते ही हैं, आजकल अच्छे घरों से रिश्ता तय करने का मतलब दान दहेज कितना सिर चढ़ करके आदमी की आज बोल रहा है। शादी का वो दिन भी निकट आ जाता है। अब 2 दिन रह गए थे, 2-3 दिन ही शादी के बचे थे। अचानक उनके घर पर एक कोरियर वाला आता है। उसके हाथ में एक लिफाफा होता है जो सत्यप्रकाश जी की पत्नी के हाथ में दे करके वो चला जाता है। और सत्यप्रकाश जी जब उस लिफाफा को खोलते हैं तो उस लिफाफा के अंदर जो निकलता है उसको देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें आकाश का भेजा हुआ 1 करोड़ रुपए का चेक था दोस्तों, और साथ ही एक लेटर था कि बाबूजी मैं अपनी बहन के लिए एक छोटी सी ये भेंट भेज रहा हूँ, जिसको स्वीकार करें, और मैं शीघ्र ही शादी में शामिल होने के लिए आया। दोस्तों, जैसे ही 1 करोड़ रुपए के चेक के ऊपर सत्यप्रकाश जी की नज़र पड़ती है तो आंखों से आंसू छलक करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। भला आज के समय में भी कोई ऐसा है
और उन्हें वो उस दिन वाली कहानी, जो 5,000 रुपये की मदद उन्होंने एक लड़के की थी, वो तस्वीर, वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूम रहा था दोस्तों। वो चेक बैंक में लगाया जाता है और बहुत जल्दी वो चेक क्लियर हो जाता है। अब शादी वाला दिन निकट था, घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच उनके दरवाजे पर एक बड़ी सी महंगी गाड़ी रुकती है आकर के, और गाड़ी रुकने के बाद में ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और बराबर वाली खिड़की खोल करके जो एक शख्स बैठा हुआ था उसको बड़े अदब से दरवाज़ा खोलता है, और उसी गाड़ी में एक महिला पीछे बैठी हुई थी जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा और था। वो दोनों निकल करके और जैसे सामने आते हैं तो पुरुष कोई और नहीं, वो वही आकाश और उसकी पत्नी थे, जो विदेश से सीधे सतप्रकाश जी के यहाँ पहुँचे। और जैसे ही सत्यप्रकाश जी का आमना सामना होता है, वो झुक करके सत्यप्रकाश जी के पैर छूता है, तो वो आकाश को अपने गले लगा लेते हैं। इधर उनकी पत्नी उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और बहू को, सत्यप्रकाश जी कहते हैं बहू को अंदर लेकर के जाओ। दोस्तों, आकाश ने पुनः हाथ जोड़ करके सत्यप्रकाश जी से कहा, बाबूजी, मेरी बहन तान्या की शादी में आप एक पैसा खर्च नहीं करेंगे, पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। आकाश ने बड़े भाई का रोल पूरी शादी में बखूबी निभाया, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी मुंह बोली बहन, जिसको उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, विदा करता है। तान्या की विदाई के बाद आकाश कहता है, बाबूजी, मेरे पास समय का अभाव है और मुझे पुनः ऑस्ट्रेलिया वापस लौटना है। गाड़ी मंगाई जाती है। सत्यप्रकाश जी की पत्नी सत्यप्रकाश जी अपने उस मुंह बोले बेटे और बहू को विदा करने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं। और अपने मुंह बोले माँ और बाबूजी के पैर छू करके आकाश और उसकी पत्नी एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। आकाश का एरोप्लेन अब आकाश में उड़ता हुआ चला जाता है और आकाश के जाने के बाद में सत्यप्रकाश जी और उनकी पत्नी आसमान की तरफ देखते रह जाते हैं जब तक वो एरोप्लेन उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज और मैं हूं मैदल यादव। कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि हमारी दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके घरों में डाका डालने से ही नहीं बल्कि आपकी जेब काटने से तक बाज नहीं आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं एहसान मानने वाले। दोस्तों, हल्की सी खरोंच अगर आ जाती है या यूँ कहूँ छोटी सी बात का भी इतना एहसान मानते हैं कि ताउम्र वो आपके नाम कर सकते हैं। और एहसान न मानने वाले, जिनके सामने गर्दन काट करके रख दीजिए, फिर भी आज उस कटी हुई गर्दन की कोई उनके सामने वैल्यू नहीं होती है। मगर हमारे संस्कार कहते हैं हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर उस आदमी की मदद करनी चाहिए जिस लायक हम हैं
और हमारी मदद की उसको आवश्यकता है। काश उस समय सत्यप्रकाश जी ने आकाश की 5,000 रुपये से मदद न की होती तो शायद आकाश का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं होता। और बाकी मैं आपको कहानी के माध्यम से बता चुका हूँ। तो विदा लेता हूँ और पुनः मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो बने रहिए मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र के स्टोरीज के साथ। और मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय आशीर्वाद के रूप में देते रहें, ताकि मैं एक से एक शिक्षाप्रद कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।